वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का जिसका दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, तो इसका पार्ट 3 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसके बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था और आज हम इस पार्ट में मुख्य रूप से मगध साम्राज्य के मगध महाजनपद के मौर्य वंश में, जिसमें एक प्रमुख शासक है अशोक, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मगध साम्राज्य में मौर्य वंश को महानतम हासिल है और मौर्य वंश में भी जो अशोक है, सम्राट अशोक, वो सबसे महान शासक था, यानी कि सबसे प्रभावशाली शासक था। तो मौर्य वंश में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कौटिल्य की सहायता से इस वंश की स्थापना की। उसके बाद फिर बिंदुसार आए और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो थे अशोक चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राजा अशोक बनकर उभरे। जबकि चंद्रगुप्त के बाद तो बिंदुसार आए थे, लेकिन जो प्रभावशाली थे वो थे अशोक। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रागी था। अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार बढ़ा। वह सबसे पराक्रमी शासकों में से एक थे। उन्होंने मगध के शासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, पर कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। तो देखते हैं कि कलिंग का युद्ध क्या था। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग वर्तमान उड़ीसा के राज्य में स्थित है, दक्षिण राज्य में स्थित था। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। इसकी वजह से उन्हें दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जाने का मार्ग मिलता। इसी वजह से अशोक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई, पर इतने सारे लोगों की मृत्यु होता देख अशोक का मन परिवर्तित हो गया, यानी कि इस युद्ध में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। उन्हें ऐसा लगा कि इतने सारे लोगों की मृत्यु केवल उनके कारण हुई है। उस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और इसे अपने जीवन की आखिरी विजय बताया। इस युद्ध के बाद अशोक समाज कल्याण के कार्यों में लग गए और उन्होंने धम्म की रचना की। अब देखते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह कुछ सामान्य नियमों का समूह था, जिसके अनुसार जीने पर व्यक्ति संतुष्ट एवं खुशहाल जीवन जी सकता है। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता था। यह धम्म महामत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस युद्ध का प्रचार किया करते थे और इस धम्म के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। आगे धम्म में वर्णित विचार और नियम, कौन कौन सी नियम जो है धम्म में, अशोक के धम्म में जो है वर्णित किए गए हैं। तो सबसे पहला, अपने से बड़ों का सम्मान करना, दास और सेवकों के प्रति दयावान होना। तीसरा, अहिंसा का साथ देना, सभी धर्मों का सम्मान करना, विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करना, अपने से छोटों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना, पाप रहित जीवन व्यतीत करना, दान करना, जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रत आदि जैसी रीति रिवाजों को त्याग कर प्रेम, दान, दया जैसी रीति रिवाजों का पालन करना, समय समय पर अपने अंदर झांकना और अपने बुरे कार्यों और आदतों को देखकर उनमें सुधार करना। तो ये सभी बातें जो थी वो अशोक के धम्म में वर्णित की गई थी। अगला है कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। यानी कि पत्थर पर जो खोद करके कुछ लेख लिखे जाते हैं उन्हें ही अभिलेख कहा जाता है, या फिर मिट्टी के बर्तन या धातु पर। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेखों की रचना की। इन अभिलेखों के अंदर अशोक द्वारा किए गए कार्यों, विजयों एवं अन्य उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। इन अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो खरोष्टी लिपि जो सर्वाधिक थी वो पाकिस्तान के क्षेत्र में थी, जबकि ब्राह्मी लिपि भारत के क्षेत्र में थी। अशोक के अभिलेखों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, वृहत अभिलेख यानी कि बड़े शिलालेख। उसके बाद लघु शिलालेख, स्तंभ लेख जो स्तंभ पर लिखे जाते हैं, और गुफा लेख जो कि गुफाओं में लिखे होते हैं। इन अभिलेखों द्वारा मुख्य रूप से धम्म का प्रचार किया गया था और अशोक द्वारा बनाए गए अधिकतर अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। इस ब्राह्मी लिपि का अर्थ सन 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाल लिया गया। जेम्स प्रिंसेप द्वारा कब? तो सन 1838 ईस्वी में। आगे की मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे, यानी कि इसकी समाप्ति कैसे हुई। कमजोर उत्तराधिकारी, यानी कि अशोक के बाद अशोक ने जो युद्ध करना त्याग दिया और उसके बाद के जो उत्तराधिकारी रहे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। विदेशी आक्रमणों का सामना न कर पाना, ये जो उत्तराधिकारी थी ये सामना नहीं कर पाए विदेशी आक्रमणों का। के बाद उत्तराधिकारियों के लिए लड़ाई, जो बहुत से जो इनके वंश थे वो आपस में लड़ते रहते थे। ब्राह्मणों का जो विरोध, शांति प्रिय नीति, राजकीय धन
को सेना के बजाय अन्य कार्यों में खर्चा किया जाना। तो ये सभी कारण जो थे वो मौर्य वंश के समाप्ति के यानी कि पतन के कारण थे। आगे कि आखिर मगध साम्राज्य का एक जो है उत्थान किस प्रकार हुआ था। साम्राज्य के उत्थान का पहला जो कारण था वो था राजधानियों का पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से आक्रमण करना मुश्किल। तो किसी भी जो राज्य होता, कोई भी महाजनपद होता था, उसकी मुख्य जो नगर होता था वो राजधानी होता था। यानी कि कोई भी दूसरा जो पक्ष होता था या फिर विदेशी आक्रमण अगर उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया तो ये माना जाता था कि उसने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। तो राजधानी जो थी वो पहाड़ियों से घिरी थी, जो कि राजगीर चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी थी, और इसकी दूसरी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र, जो कि 3 तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। दूसरा था कुशल प्रशासक, यानी कि मगध साम्राज्य में जो थे कुशल प्रशासक थे, अजातशत्रु थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसी के साथ महापद्म नंद थे। उसके बाद है विशाल जंगल, यानी कि इस क्षेत्र में विशाल जंगल था। जलीय मार्ग के कारण, ब्राह्मणवादी विचारधारा से दूर होने के कारण समान विकास, यानी कि ब्राह्मणों की जो विचारधारा थी उससे ये दूर रहे। लोहे की उपलब्धता, हाथियों की उपलब्धता और यातायात यानी कि परिवहन की सुविधा, और सबसे मुख्य थी उपजाऊ भूमि, तो इसलिए यहाँ पर जो थे ज्यादा जनसंख्या थी। आगे देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो उसके बाद कौन कौन से शासकों ने यानी कि कौन कौन से वंशों ने भारत पर जो है राज किया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ। उत्तर में कुषाण, पश्चिम में शक व मध्य भारत में वाकाटक, दक्षिण पश्चिम भारत में सातवाहन और दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियां विकसित हुई और मगध साम्राज्य पर गुप्त वंश स्थापित हो गया। तो इसे हम जरा मैप से देखते हैं। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद जो है वो क्या बोला जाए, उत्तर में जो है कुषाण शासकों का राज्य आ गया, पश्चिम में शक आ गए और दक्षिण पश्चिम में सातवाहन आ गए। उसी तरह से जो मध्य भारत है यहाँ पास वाकाटक का शासन हो गया, और जहाँ पास मगध साम्राज्य था वहाँ पास गुप्त शासकों का राज स्थापित हो गया, और दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियाँ विकसित हो गईं। आगे कि दक्षिण भारत में आखिर शासन किस प्रकार से हुआ करता था। तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में सरदारों का उदय हुआ। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र थे, चोल, चेर और पांड्य। उस समय यह राज्य काफी समृद्ध हुआ करते थे। अगला है सरदार। आखिर यहाँ का जो सरदारी शासन व्यवस्था थी, तो सरदार कौन होते थे। तो सरदार एक प्रकार का शासक था जो राजा तो नहीं था राज्य पर परंतु राज्य पर अधिकार रखता था। सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था और चुनाव के आधार पर भी सरदार को चुना जा सकता था। सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग हुआ करते थे। आगे कि आखिर इन सरदारों का कार्य क्या होता था। सेना का नेतृत्व सरदार द्वारा किया जाता था। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ सरदार द्वारा आयोजित करवाए जाते थे। साथ ही साथ झगड़ा विवाद आदि सरदार द्वारा सुलझाए जाते थे। राज्य के सभी प्रकार के व्यवस्थाओं पर सरकार की नजर रहती थी। वह पूर्ण रूप से राजा तो नहीं होता था, पर राजा के लगभग सभी कार्य किया करता था। यानी कि वो पूरी तरह से राजा नहीं होता था, लेकिन राजा के लगभग पूरा कार्य किया करता था। आगे है कि जो राजा होता था वो टैक्स किस तरह से वसूलता था, यानी कि टैक्स व्यवस्था क्या थी, कर व्यवस्था। किसी भी सरदार द्वारा अस्थायी रूप से कर नहीं लिया जाता था, यानी कि निश्चित कर नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था। सरदार की आय यानी कि इनकम लोगों द्वारा भेंट से प्राप्त होती थी, यानी कि जो लोग इसे भेंट देते थे, उपहार देते थे, वही इसका आय होता था, यही इसका कर होता था। इस आय को सरदार अपने समर्थकों में बांट दिया करते थे, यानी कि इसके जितने भी मंत्रीगण होते थे उनमें ये बांट दिया करते थे। आगे की जानकारी के स्रोत, यानी कि इन दक्षिण भारत के जो राज्य थे इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। तो इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीनतम तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है, यानी कि जो कुछ तमिल ग्रंथ हैं उनके माध्यम से इनकी जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में सरदार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। आगे है कि कुषाण शासक किस प्रकार का हुआ करते थे। तो कुषाण जो थे वो उत्तर भारत में एक राज्य था कुषाण, और वहाँ के शासक कैसे होते थे। तो भारत के उत्तरी हिस्सों में कुषाण शासकों का राज था। इन्हें दैवीय शासक कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह शासक खुद को देवता के समान दर्शाने की कोशिश करते थे, इसलिए इन्हें दैवीय शासक कहा जाता था। आखिर ये शासक ऐसा क्यों करते थे, क्यों दैवीय शासक खुद को कहते थे। ये राजा स्वयं को सामान्य लोगों को से अलग दिखाने के लिए खुद को देवता के समान दिखाने की कोशिश करते थे। ऐसा करने से जनता के बीच उनकी छवि अच्छी बनती थी। इस अच्छी छवि के कारण राजा को लोगों का समर्थन मिलता था। इसी वजह से राजा खुद को देवता के समान दिखाने की कोशिश करते थे। आगे कि आखिर ऐसा कैसे किया जाता था, यानी कि ये लोग कैसे देवता के समान दिखाते थे खुद को। तो ये शासक क्या करते थे कि राजा मंदिरों में भगवान के बराबर अपनी विशाल मूर्तियां लगवाते थे।
अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, यानी कि जो देवता होता था, मान लीजिए कि शिव देवता है तो शिव के पुत्र, इस तरह से ये उपाधि लगाते थे। प्रजा में प्रचलित सिक्कों के एक तरफ राजा की छवि होती थी, यानी कि सिक्कों में एक तरफ राजा का चित्र होता था तो दूसरी तरफ देवता की छवि हुआ करती थी। इन सब तरीकों से राजा खुद को देवता के समान दिखाकर प्रजा के बीच अपनी छवि, यानी कि अपनी जो सम्मान को बढ़ाते थे, अपनी छवि को देवता के समान बताते थे। तो आगे गुप्त काल। तो गुप्त काल क्या था? तो मौर्य काल के बाद जो आया मगध पर, वो गुप्त काल का शासन स्थापित हुआ। तो मौर्य काल के पतन के बाद मगध पर गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इसकी स्थापना श्री गुप्त द्वारा लगभग 275 ईस्वी में की गई, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौरान भारत ने सांस्कृतिक एवं शिल्पीय विकास किया। यहाँ पर अधिकतर सिक्के सोने के बनवाए जाते थे और यहाँ की राजकीय भाषा संस्कृत थी, और जो वर्तमान हिंदू का स्वरूप है वो गुप्त काल की ही देन है। तो वर्तमान हिंदू धर्म का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो गुप्त काल की ही देन है, क्योंकि गुप्त काल की ही कारण जो है हिंदू धर्म का विघटन होने से रुक गया। आगे समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक था। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन से की जाती है, यानी कि यूरोप के नेपोलियन से, इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो है उसमें उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत करके उसमें शासन स्थापित किया, लेकिन दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत के उसमें शासन स्थापित नहीं किया, सिर्फ टैक्स लेकर के छोड़ दिया। और समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। उसी तरह से यूरोप का एक नेपोलियन था जिसने संपूर्ण यूरोप को रौंद करके रख दिया। उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी संपूर्ण भारत को रौंद करके रख दिया। और नेपोलियन भी जो था उसने पूरे यूरोप पर शासन स्थापित नहीं किया, जिस तरह से समुद्रगुप्त ने पूरे भारत पर शासन स्थापित नहीं किया। इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, या फिर नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। अतः समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस दौर के बारे में जानकारी साहित्यिक स्रोतों और अभिलेख से मिलती है। इसमें सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन, तो हरिसेन की एक पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। इससे जानकारी किसकी मिलती है? तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, और मुख्य रूप से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी, तो इस रचना को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आया होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।